हाल ही में चाइना ने जर्मनी को पीछे छोड़ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर का स्पॉट हासिल कर लिया। China is now the world's second largest auto exporter, trailing. यस, यू हर्ड इट राइट। ये वही चाइना है जिसने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से लेकर टेक इंडस्ट्री तक, कंस्ट्रक्शन टूल से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट्स तक, हर वो चीज जो हमारे आंखों के सामने दिखाई देता है, उन सभी सेक्टर पे कब्जा जमा के बैठा है। सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें चाइना बाकी दुनिया के मुकाबले काफी हद तक पीछे था। पर पिछले 2-3 सालों में चाइना ने इस सेक्टर में भी अपना मोनोपोली बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इतने कम समय में इतनी बड़ी प्रोग्रेस कैसे पॉसिबल हुई? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह चाइनीज कार इंडस्ट्री मार्केट में डोमिनेट करती जा रही है और इससे बाकी देशों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे ऑटो सेक्टर में चाइना की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस इंडियन कार मेकर्स के लिए किस तरह गले की हड्डी बन सकती है। ऑटो सेक्टर में चाइना का सुपर पावर बनने का ख्वाब आज का नहीं है, बल्कि ये तो इनका बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी था। हालांकि 1950s में ही चाइना ने ऑटो सेक्टर में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, पर इनकी ऑटो इंडस्ट्री को असली बूस्ट तो तब मिली जब 1994 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया जिसमें अगर कोई फॉरेन कंपनी चाइना में अपना व्हीकल मैन्युफैक्चर करना चाहता है तो उन्हें चाइनीज स्टेट ओन कंपनियों के साथ 50-50 की ज्वाइंट वेंचर्स बनाना पड़ेगा। साथ ही 2001 में जब चाइना WTC का पार्ट बना, इसके बाद तो चाइना में लोकल कार कंपनीज की लाइनें लग गई। 50-50 ज्वाइंट वेंचर्स के वजह से चाइनीज कार कंपनियों को बहुत सारे फायदे हुए, जैसे कि इससे चाइनीज कंपनियों को इंटरनेशनल कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक पता लग गई और इन्हीं जॉइंट वेंचर्स के बदौलत उन्हें रिसर्च और डेवलपमेंट में उतना खर्चा भी करना नहीं पड़ता था। लेकिन इससे एक नुकसान ये हुआ, चाइनीज कंपनी R&D पे पैसा खर्चा करने के बजाय दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड की कॉपीज बनाने में ज्यादा फोकस करने लगे। जैसे कि ये है असली रोल्स रॉयस और ये है चाइनीज रोल्स रॉयस, ये है असली लैंड रोवर और ये रहा चाइनीज लैंड रोवर। और इन्हीं कॉपीज की वजह से चाइनीज कंज्यूमर अपने कार मेकर्स के मुकाबले इंटरनेशनल ब्रांड को ही ज्यादा महत्व देते थे। नतीजा, इतनी सारी लोकल कंपनीज होने के बावजूद 2020 तक इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा था। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी गलतियां सुधारी और ये भी इनोवेशन करने लगे और इसी का नतीजा साल 2021 में इनकी ऑटो एक्सपोर्ट में एक लंबी छलांग देखने को मिली, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड वाइड 2 मिलियन कार्स बेचे और दुनिया का 4th लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर बन गया। और 2022 आते आते 3.11 मिलियन से भी ज्यादा गाड़ियां बेचकर जर्मनी को भी पीछे छोड़ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर बन गया। और कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है 2025 तक ये जापान को भी पीछे छोड़ दुनिया का लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर बन जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में चाइना की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस से ग्लोबल मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं चाइनीज ऑटो मैन्युफैक्चरिंग या फिर चाइनीज मार्केट शेयर इन ऑटोमोटिव स्पेस, तो आपके सामने कई सारे ऐसे आर्टिकल निकल के आएंगे जिसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस से कई सारे लोग पैनिक में हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है कंपटीशन। चाइनीज कार्स इंटरनेशनल कार ब्रांड्स के मुकाबले बहुत ही चीप होता है। एवरेज चाइनीज एक्सपोर्टेड कार की प्राइस जर्मन मेड कार्स की 1/3 होती है और जापानीज कार से 30% तक सस्ता। अभी आप ही बताइए, अगर आपको सस्ती प्राइस में बेस्ट फीचर वाला कार मिलेगा तो क्या आप नहीं खरीदेंगे? और यही चीज दूसरे मैन्युफैक्चर के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। चाइना में बनी गाड़ियों की सस्ती होने की वजह है दुनिया में जितनी भी ईवीज बिक रही है उनमें से 77% बैटरीज का मैन्युफैक्चर चाइना अपने देश में करता है और बैटरीज में यूज होने वाली 80% मटेरियल्स भी चाइना में ही रिफाइन किए जाते हैं। इसी वजह से चाइना को अपनी कार की कॉस्ट कटिंग में काफी ज्यादा मदद मिलती है और इसका आउटकम ये है, जहाँ चाइनीज कंपनी पहले सिर्फ अफ्रीकी और छोटी मोटी एशियन कंट्रीज में ही अपनी गाड़ियां बेचा करती थी, आज वही चाइना, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे डेवलप मार्केट्स पर अपनी पकड़ मजबूत बनाती जा रही है। और हाँ, नॉर्वे तो चाइनीज ईवीज का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन चुका है, जिसका सीधा इफेक्ट किसी पे पड़े या ना पड़े, लेकिन BMW और VW ग्रुप जैसे ऑटो जायंट्स पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि रशिया जो इनके वायरिंग हार्नेसेस का सबसे बड़ा सप्लायर था, उसमें इन्होंने वार के चलते सैंक्शन लगा के रख दिया। नतीजा, एक तो वायरिंग हार्नेसेस की भारी कमी और ऊपर से चिप की शॉर्टेजेस। इसी वजह से यूरोपियन कार मेकर्स को अपनी आउटपुट रिड्यूस करना पड़ रहा है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए चाइना धीरे धीरे पूरे यूरोपियन मार्केट को कैप्चर करते जा रहा है और 2025 तक ये पूरे यूरोप के साथ साथ US और जापान जैसे डेवलप मार्केट में भी एंटर कर जाएंगे, जिससे वहाँ की लोकल कार मेकर्स के लिए बहुत ही बड़ी सरदर्द बनने वाली है। अब हमारा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर चाइनीज कार इंडियन मार्केट में प्रवेश कर जाती है तो इससे इंडियन कार मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? अगर एज ए कंज्यूमर हम सोचे तो चाइनीज कार के इंडिया में आने से कार्स के अंदर कंपटीशन बढ़ने लगेगी, जिससे बेहतर गाड़ियां कम प्राइस में मिलने लगेगी। लेकिन यही चीज अगर कार मैन्युफैक्चरर्स की नजरिए से देखें तो ये इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि चाइना के पास हर वो सेगमेंट की गाड़ियां है जो इंडियन कंज्यूमर को चाहिए और ऊपर से इनकी गाड़ियां बहुत सस्ती भी होती है, क्योंकि इनमें ज्यादातर स्टेट ओन कार कंपनीज है जिनमें चाइनीज गवर्नमेंट की हैवी फंडिंग होती है। इसीलिए अगर कम मार्जिन में ये गाड़ियों को सेल करते हैं तो अभी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और आपको शायद पता होगा चाइना के कुछ ब्रांड जैसे शेंगेन ऑटोमोटिव, GWM, हाइमा, BYD और MG जैसे कार ब्रांड ऑलरेडी इंडिया में एंटर कर चुका है, जिनमें MG के ZS EV इंडिया की सेकंड हाईएस्ट सेलिंग EV है। और अगर इंडियन कार मेकर्स ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो स्मार्टफोन्स की तरह कार मार्केट भी चाइना वालों की हो जाएगी। खैर ये तो कार मेकर्स की बात थी, लेकिन एज ए कंज्यूमर अभी आप बताइए, क्या हमें चाइनीज कार को खरीदने चाहिए? इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर दें। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।